हेलो फ्रेंड्स, RM स्टडी 99 की यूट्यूब चैनल में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री का बुक नंबर 3 करने जा रहे हैं। बुक नंबर 3 में चैप्टर नंबर 1 करने जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं बुक नंबर 3 में चैप्टर नंबर 1 जो है वो हमारा क्या है। आप लोगों को एक और अपडेट कर देता हूं दोस्तों, आप लोगों का एग्ज़ाम का डेट जो है वो आ चुका है। 6 फरवरी से लेकर के 28 फरवरी के बीच आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं बुक नंबर 3 में चैप्टर नंबर 1 हमें क्या पढ़ना है। तो देखिए दोस्तों, क्या दिया है चैप्टर नंबर 1 में हमारा उपनिवेशवाद और देहात। क्या दिया है दोस्तों? उपनिवेशवाद और देहात। देखिए, उपनिवेशवाद और देहात चैप्टर का टाइटल क्यों रखा गया है, ये आपको चैप्टर पढ़ते पढ़ते समझ में आने लगेगा। जब मैं बताऊंगा तो एक एक करके धीरे धीरे सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी, एक बार में क्लियर नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझते हैं इसमें कि उपनिवेशवाद होता क्या है, उपनिवेशवाद का मतलब होता क्या है या उपनिवेशवाद का अर्थ क्या होता है। बहुत सारा स्टूडेंट समझ नहीं पाता है कि उपनिवेशवाद लिखा हुआ रहता है, लेकिन एक्चुअली में वो समझ नहीं पाते हैं कि उपनिवेशवाद होता क्या है। देखिए दोस्तों, जब किसी ताकतवर देश द्वारा किसी दूसरे देश को गुलाम बनाया जाता है और वहाँ अपना सारा कुछ आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, धार्मिक रूप से सब चीज़ स्थापित कर देता है और वहाँ से धन अर्जित करना शुरू कर देता है, यानी किसी देश को गुलाम लगभग समझ लिए तो वो बना देता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? उपनिवेशवाद। उपनिवेश का एक सिंपल सा अर्थ भी आप समझ सकते हैं। देखिए, उप मतलब कम समय के लिए, निवेश यानी पूंजी लगाना। तो कोई भी देश अगर किसी दूसरे देश पे उप यानी कम समय के लिए पूंजी लगाएगा तो पैसा कमाने के लिए लगाए ना दोस्तों। तो यही हुआ उपनिवेशवाद। और ये उपनिवेशवाद, और उसी में हम लोग का चैप्टर का नाम क्या है? उपनिवेशवाद और देहात। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि अंग्रेजों का जो शासन है भारत में, जो भारत अंग्रेजों का उपनिवेश हुआ, तो उसमें जो भारत में अंग्रेजों का शासन हुआ वो किस तरह धीरे धीरे देहात एरिया तक पहुंच गए, देहात तक घुस गए, यहाँ तक भी उन लोगों ने नहीं छोड़ा। तो उसी चीज़ को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं इस चैप्टर में हमें क्या कुछ पढ़ना है। तो देखिए, एकदम सिंपल सा अर्थ है दोस्तों जो अभी हम आपको बताएं। देखिए, उपनिवेशवाद का अर्थ किसका दोस्तों? उपनिवेशवाद का अर्थ। देखिए, उपनिवेशवाद का सिंपल सा अर्थ है जब किसी ताकतवर देश द्वारा किसी कमज़ोर देश को गुलाम बनाया जाता है, वहाँ की आर्थिक, धन दौलत जितनी भी चीज़ें हैं सब चीज़ों का क्या करता है? शोषण करता है और वहाँ से ले जा करके अपने देश ले जाता है। एक सिंपल भाषा में हम लोग यही समझ सकते हैं, उपनिवेशवाद। तो भारत भी किसी न किसी का उपनिवेश था। किसका था दोस्तों? भारत अगर यूँ तो कहा जाए तो किसका उपनिवेश था? तो लोग कहेंगे कि अंग्रेजों का उपनिवेश था। नहीं दोस्तों, अंग्रेजों का नहीं। भारत एक देश का उपनिवेश नहीं था। भारत में बहुत सारे देशों ने व्यापार स्थापित किया था। अंग्रेजों से पहले कोई दूसरे देश आए थे, वो यहाँ व्यापार स्थापित किए थे। जैसे वास्को डिगामा 1498 में दोस्तों भारत के केरल में आया था, जिसके बाद से सारे अगर देखा जाए तो यूरोप देशों के व्यापारी यहाँ आने लगे और वो यहाँ आकर के व्यापार स्थापित करने लगे। दोस्तों, उसकी जानकारी आपको क्लास 12 में ही पढ़नी है। उस चैप्टर का नाम है औपनिवेशिक शहर। उसी दौरान आपको ये आइडिया हो जाएगा कि भारत में और कौन कौन से यूरोपियन देश आए थे अपना व्यापार स्थापित करने के लिए। कितने देश आए थे? तो देखिए दोस्तों, पुर्तगाल, फ्रांस, डच, आपका इंग्लैंड, इस तरह से बहुत सारे देश आए थे। तो देखिए, हम लोग अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, ज़्यादा नहीं देखते। देखिए, उपनिवेशवाद की शुरुआत देखिए, ब्रिटेन, इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम, इसको दोस्तों जिसको हम लोग अंग्रेज कहते हैं, उस देश को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। कहीं ब्रिटेन कहते हैं, कोई लोग इंग्लैंड कहते हैं, कोई यूनाइटेड किंगडम भी कहते हैं। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है कि यूनाइटेड किंगडम क्या है। तो यूनाइटेड किंगडम का मतलब समझ लीजिएगा वो इंग्लैंड ही है, या फिर ब्रिटेन का मतलब भी समझ लीजिएगा वो इंग्लैंड ही है। अब देखिए यहाँ पे शासन क्या है दोस्तों? शासन। अंग्रेजों ने सबसे पहले अपना शासन कहाँ स्थापित किया? बंगाल में स्थापित किया। कहाँ किया? बंगाल में। अब समझिए, सुनिए पूरी कहानी क्या है। अंग्रेज जब शुरुआत में भारत आए थे
तो अंग्रेजों ने अपना पहला कंपनी जिसको हम लोग कहेंगे अस्थाई रूप से बसाना, ये अंग्रेजों ने बंगाल में बसाया था। कहाँ बसाया था? बंगाल में। ऐसे वो इससे पहले आए थे, आपका अहमदाबाद हो गया, इन सब क्षेत्रों में वो आए थे, वहाँ भी इन लोगों का उद्योग खोला गया। लेकिन पूर्ण रूप से इन लोगों ने कंपनी को कहाँ स्थापित किया स्थायी तौर पर? तो वो क्षेत्र था बंगाल, जहाँ पे इनका पूर्ण रूप से इनका शासन हुआ। और जगह स्थापित हुआ लेकिन वहाँ इनका शासन नहीं हुआ, लेकिन बंगाल में इनका अपना शासन स्थापित हुआ। कारण क्या था? देखिए कारण क्या था। बंगाल में जिस समय अंग्रेजों का आगमन हुआ, जब प्रवेश हुआ, उस समय बंगाल के जो राजा थे नवाब सिराजुद्दौला। कौन थे? नवाब सिराजुद्दौला। और उसी समय दिल्ली पे जो शासन कर रहा था वो था मुगल वंश। कौन था? मुगल वंश। यानी मुगल वंश के अंतर्गत कार्य कर रहे थे आपके कौन? सिराजुद्दौला। मोहम्मद सिराजुद्दौला मुगल वंश के अंतर्गत काम कर रहे थे। तो अंग्रेज सबसे पहले बंगाल में आए। बंगाल में आने के बाद उन्होंने व्यापार करने के उद्देश्य से सहमति जताकर सिराजुद्दौला और मुगल वंश के उस समय बहादुर शाह जफर का शासन था, उनके साथ मिल करके इन्होंने क्या किया? शासन स्थापित अपना व्यापार स्थापित किया। और इसी दौरान जब व्यापार स्थापित किया तो व्यापार बहुत ज़्यादा फलने फूलने लगा। तो इस स्थिति को देखते हुए अंग्रेज़ों ने क्या किया कि यहाँ वो व्यापार के उद्देश्य से ही केवल नहीं आए थे, वो यहाँ शासन करने के उद्देश्य से आए थे। तो उन लोगों ने क्या किया दोस्तों? उन लोगों ने अपना कंपनी या अपने उद्योग को बढ़ाने के लिए अंग्रेज़ों मतलब इंग्लैंड से सेना मंगवाने लगे। यानी कुछ सेना इंग्लैंड से मंगवाने लगे, सिपाही वहाँ से आए, उनके सैनिक वहाँ से आए। उसके बाद वहाँ से जब उनके सैनिक आए तो इन लोगों ने बंदरगाह में हथियार, गोला बारूद, ये सारी चीज़ भी उतारना शुरू कर दिया। जब इसकी जानकारी मोहम्मद सिराजुद्दौला को हुई तो उन्होंने नवाब सिराजुद्दौला को हुई तो उन्होंने क्या किया? इसका विरोध करना शुरू किया। कहा कि अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापारी को आपको यहाँ किस चीज़ का खतरा है जो आप गोला बारूद, हथियार, बंदूक लेकर के आ गए हैं? तो उन लोगों ने कहा ये कंपनी की सुरक्षा के लिए है। तो इसका विरोध किया नवाब सिराजुद्दौला ने। कहा कि नहीं, ये सब यहाँ नहीं चलेगा, ये सब यहाँ नहीं चलेगा, आप यहाँ से ये उठाइए और कंपनी लेके वापस चले जाइए। तो बताइए दोस्तों, उतनी बड़ी कंपनी लगाना फिर उठा के ले जाना आसान बात नहीं थी। तो यहीं से दोनों के बीच अगर देखा जाए तो युद्ध या फिर लड़ाई शुरू हुई। और जब ये लड़ाई शुरू हुई तो इस लड़ाई में नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई। किसकी? नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई। और ये लड़ाई में जब नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई तो बंगाल पर पूर्ण रूप से अंग्रेज़ों का शासन यानी कंट्रोल हो गया। और उस ज़माने में बंगाल में उड़ीसा, बिहार, झारखंड, ये पूरा खुद बंगाल, ये पूरा एरिया ऑल ओवर में बंगाल कहा जाता था। यानी बंगाल के नवाब ही इतने बड़े एरिया तक शासन किया करते थे उस ज़माने में। तो देखते ही ये लड़ाई कब हुई, कैसे हुई और किनके बीच हुई। देखिए शासन बंगाल पर स्थापित हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन। मुगल शासन, यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि दिल्ली पे जो शासन था वो मुगल वंशों का शासन था, भारत पर इन्हीं का शासन था। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1757 में। और यही कह रहा है ये जो प्लासी का युद्ध है ना, यही युद्ध नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुआ था 1757 में। जब यह युद्ध हुआ 1757 में तो ये प्लासी नामक क्षेत्र में लड़ा गया था ये युद्ध, इसलिए इस युद्ध का नाम रखा गया है प्लासी का युद्ध। तो वही कह रहा है यहाँ दोस्तों, देखिए प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ। 1757 में प्लासी नामक स्थान में यह युद्ध हुआ। इस युद्ध में देखिए नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच लड़ाई हुई, जिसमें अंग्रेज विजय हुए, अंग्रेज जीत गए। कारण क्या था दोस्तों? अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार थे, गोला बारूद, बंदूकें वगैरह थी, और हमारे पास वही तीर कमान तलवार वगैरह थी। तो इसीलिए उन्हें हरा पाना हमारे बस की बात नहीं थी। आगे देखिए, यहाँ से भारत में अंग्रेजों
अंग्रेजों की शासन की शुरुआत हुई। यानी अंग्रेजों के शासन की, उनकी हुकूमत की शुरुआत कहाँ से हुई? बंगाल से। किसकी युद्ध के बाद? प्लासी के युद्ध के बाद। इसी के बाद 1764 में होता है दोस्तों बक्सर का युद्ध। क्या होता है? बक्सर का युद्ध। जब उन्होंने बक्सर का युद्ध लड़ा तो उसके बाद उन्होंने छत्तीसगढ़ का जो एरिया है, मध्य प्रदेश का लगभग आधा एरिया जो है उसको भी इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। तो इसके बाद जो हमें पढ़ना है दोस्तों इस चैप्टर में, वो हमें बक्सर का युद्ध नहीं पढ़ना है। इसमें केवल आपका दिया है उपनिवेशवाद और देहात, जिसमें हमें देखना था प्लासी का युद्ध क्या होता है, किनके बीच हुआ था, कब हुआ था, इसमें कौन विजय हुए थे, ये हमने देखा और ये हमें देखना भी था, ये हमने पढ़ना भी था। इसके बाद अगला जो हमें पढ़ना है दोस्तों वो है भारत की कर व्यवस्था। क्या पढ़नी है दोस्तों? भारत की कर व्यवस्था। जब अंग्रेज यहाँ आए तो आने के बाद उन्होंने देखा कि भारत की स्थिति जो है वो डमाडोल है। भारत में उस जमाने में लगभग 85% लोग कृषि किया करते थे, लेकिन फिर भी भुखमरी की स्थिति थी। खेती का उत्पादन जो है उतना ज़्यादा नहीं होता था, कृषि अनाज वगैरह उतना ज़्यादा नहीं होता था। तो अंग्रेज ये सोचने लगे कि हमें टैक्स कहाँ से प्राप्त होगा, हमें कर कहाँ से प्राप्त होगा। तब उन लोगों ने नीतियाँ बनानी शुरू की। अब नीति क्यों बनाएंगे वो? क्योंकि शासन उनका यहाँ स्थापित हो चुका था, इसलिए नीति उनका बनाना निश्चित था। तो इसीलिए उन्होंने सबसे पहले नीति के रूप में कर व्यवस्थाएं बनानी शुरू की। कौन सी व्यवस्थाएं दोस्तों? कर व्यवस्था बनानी शुरू की। अब देखते हैं इस कर व्यवस्था में अंग्रेजों ने सबसे पहले जो व्यवस्था बनाई वो व्यवस्था था आपका इस्तमरारी बंदोबस्त या फिर अस्थाई बंदोबस्त, जिसको हम लोग कहते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं इसके बाद कौन सी व्यवस्था अंग्रेज शुरू करते हैं। अब देखते हैं दोस्तों हम लोग इस्तमरारी बंदोबस्त। दोस्तों इस्तमरारी बंदोबस्त, इस व्यवस्था को अंग्रेज़ों ने 1793 में लागू करवाया। 1793 में। अब जिस समय जिस व्यक्ति ने इस नियम को या जो इस बंदोबस्त है, इस व्यवस्था को जिस व्यक्ति ने लागू करवाया, जिसने लाया भारत में, उस व्यक्ति का नाम था चार्ल्स कॉर्नवालिस। क्या नाम था दोस्तों? चार्ल्स कॉर्नवालिस। आप देखिए बंगाल पे राजा का शासन था, तो राजा पता नहीं किस तरह से लोगों से टैक्स वसूलता था, किस तरह से लेता था, ये तो अंग्रेजों को आइडिया नहीं था कि कैसे लिया जाता था, कैसे क्या करता था। लेकिन अंग्रेजों ने राजा को तो हरा दिया। अब राजा का तो बाजा बज गया। अब कर की वसूली करेगा कौन? नियम तो बनाना ही पड़ेगा। तो इसीलिए अंग्रेजों ने नियम क्या बनाया कि अब कर की वसूली के लिए जो इस क्षेत्र में जो बड़े लोग हैं, इस क्षेत्र में जो बड़े लोग हैं उन्हीं को चुना जाए और कर वसूली करने का काम उनको सौंपा जाए। कारण क्या था दोस्तों बड़े लोगों को चुनने का, ताकतवर लोगों को चुनने का? कारण ये था कि वो टैक्स को वसूल सकते थे, और अगर वो टैक्स नहीं वसूल सकते थे, जमा नहीं कर पाते थे, तो क्या होगा कि उसकी सारी ज़मीन जो हम क्या करेंगे, नीलाम कर देंगे या उनकी ज़मीन हम ले लेंगे। इस नीति के अनुसार उन लोगों ने क्या किया? ज़मींदारों को नियुक्त किया और ज़मींदारों को कह दिया कि अस्थाई बंदोबस्त आपको ये अधिकार देता है, ये नियम है कि जितना किसान उत्पादन करता है उसका 10 का 1 भाग आपको लेना है, यानी 100 में से 10% आपको लेना है इंटरेस्ट के रूप में। ये अंग्रेजों ने नियम बनाया। किसके तहत? अस्थाई बंदोबस्त के तहत। अब जब ये नियम बन गया तो कर की वसूली के लिए जब इनको भेजा जाता था, जैसे ये जाते थे गांव-गांव में वसूल करते थे, टैक्स उठाते थे, तो क्या होता था कि इनको लगा कि इससे हमारा फ़ायदा क्या है, इससे हमारा फ़ायदा क्या है। तो यही लोग जो थे दलाली पे उतर आते थे, बेईमानी पे उतर आते थे। अंग्रेज डायरेक्टली बेईमान शुरू से नहीं किए थे, लेकिन इन्हीं लोगों के चलते बेईमानी शुरू हुई थी। कारण क्या था? ये लोग क्या करते थे, जब अंग्रेज बोलते थे कि 10% लेना है, तो ये लोग क्या करते थे, आम जनता से आकर के 25% की मांग कर देते थे। अब 25% यहाँ समझ रहे हैं, 10% अंग्रेज को यहाँ जमा करेगा, 15% अपने पास रखेगा। तो ऐसे में तो अंग्रेजों से बड़ा आदमी ये लोग बन जाएंगे। तो यही चीज़ जो है व्यवस्था इन लोगों ने जो बनाया, इस व्यवस्था का गलत उपयोग करना शुरू कर दिया। किन्होंने करना शुरू कर दिया?
जो जमींदार थे उन्होंने इस व्यवस्था का फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। उनको भेजा जाता था कि जाओ भाई, आप गांव में जाओ, किसी व्यक्ति से भी लेकर के आओ, आपको वहाँ से किसी व्यक्ति से अगर 10% लेना है, जिसका जितना उसका उत्पादन हुआ है उसका 10% आपको लेना है। लेकिन ये लोग क्या करते थे कि इस बार कंपनी बोली है कि आप लोगों को 25% कर भरना है, कंपनी घाटे में चल रही है। इस तरह की बातें बोल करके वो क्या करते थे, आम लोगों से ले लिया करते थे। और उस ज़माने में लोग डरते भी बहुत ज़्यादा थे अंग्रेज़ों से, और नए नए शासन आया था तो लोग डरे हुए भी थे। तो जिसके कारण वो क्या करते थे, टैक्स भर देते थे। और ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे, तो बुद्धि उतनी ज़्यादा नहीं थी, सोच उतना ज़्यादा ऊंचा नहीं था, तो जिसके कारण उन्हें काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ती थी। तो देखिए अस्थायी बंदोबस्त में क्या क्या है, कुछ कुछ पॉइंट हमने नोट किया है, आप भी नोट कर लीजिएगा। देखिए क्या क्या पॉइंट है। इस्तमरारी बंदोबस्त कहिए या जमींदारी व्यवस्था कहिए या अस्थायी बंदोबस्त कहिए, दोस्तों एक ही चीज़ है। आप देखिए यहाँ पे इस व्यवस्था को 1793 में चार्ल्स कॉर्नवालिस द्वारा लागू किया गया था। कहाँ लागू किया गया था दोस्तों इस व्यवस्था को? सबसे पहले आपका बंगाल, ओडिशा, बिहार, झारखंड वाले क्षेत्रों में इस व्यवस्था को लागू किया गया था। कौन सी व्यवस्था को दोस्तों? इस्तमरारी व्यवस्था को लागू किया गया था। आपको बता दें ये नाम के अलग अलग राज्य आपको दिखाई दे रहे हैं, बिहार, झारखंड, ओडिशा। उस समय जो थे ना, ये चारों राज्यों को प्लस ऑल ओवर जोड़ करके इसको क्या कहा जाता था? बंगाल कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों? बंगाल। ये बंगाल के ही हिस्से हुआ करते थे, इसलिए इसको बंगाल ही आप कह दो। लेकिन वर्तमान समय में ये टूट गए हैं, तो इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि 4 राज्य जो थे वहाँ से सबसे पहले ये व्यवस्था लागू हुई थी। फिर नेक्स्ट क्या है आपका? देखिए राजा का बाजा बजने के बाद, यानी जब राजा हार गया तो कर की वसूली के लिए अंग्रेजों ने किसको नियुक्त किया? देखिए कर वसूली के लिए अंग्रेजों ने जमींदारों को नियुक्त किया। किसको नियुक्त किया दोस्तों? जमींदारों को नियुक्त किया। अब ये जमींदारों को जब नियुक्त किया तो देखिए इनको ये जो जमींदार चुने गए, हर एक जमींदार को लगभग 100 गांव, किसी को 200 गांव, किसी जमींदार को 300 तक गांव सौंपे जाते थे कि आपको इतने इतने गांवों से कर की वसूली करनी है। आपका ये गांव हुआ, आपका ये गांव हुआ, तो इस तरह से गांव गांव को बांट दिया गया था। तो जब गांव गांव को बांट दिया गया था जमींदारों के हाथों में, तो यही जमींदार आगे चलकर क्या कहलाए? वर्तमान समय में हम लोग इसको कहते हैं भूमिहार। क्या कहते हैं दोस्तों? भूमिहार। तो यही भूमिहार है जो उस समय क्या करते थे? कर की वसूली किया करते थे। अब देखिए यहाँ पे ये निश्चित रकम वसूल करना इनका काम था कि निश्चित रकम आपको वसूल करना है। कितना करना है? कि 10 का 1 भाग आपको वसूल करना है। लेकिन ये लोग कभी कभी 25%, 35% तक में उतर आते थे। तो ये जमींदार थे जिनके पास पूंजी बहुत ज़्यादा थी उस ज़माने से, और अभी भी है। तो अभी हमने क्या देखा कि अस्थाई बंदोबस्त और इस्तमरारी बंदोबस्त। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। अगला वीडियो में आपको मिल जाएगा दोनों व्यवस्था, आपका महलवाड़ी व्यवस्था और रैयतवाड़ी व्यवस्था। दोस्तों सारी व्यवस्थाएं एक एक करके आई है। जब जमींदार आए ना, तो जमींदारों के कारण काफ़ी दिक्कतें हुई। अंग्रेज़ों के पास समय पे टैक्स नहीं पहुंचता था। तो जब उन लोगों ने घटना की जानकारी ली, पता चला कि जो जमींदार हैं हमारे द्वारा जो भेजे गए हैं वही बेईमानी का काम कर रहे हैं, तो इसीलिए अब नई व्यवस्था बनाई गई। जो नई व्यवस्था बनाई गई वो व्यवस्था हुई महलवाड़ी। अब महलवाड़ी को फिर जब नई व्यवस्था बनाई गई तब तक अंग्रेज़ों ने अपना पैर पसारना शुरू कर दिया था। तो भारत के और कई क्षेत्र को इन लोगों ने जीत लिया, तो वहाँ पे ये लोग महलवाड़ी व्यवस्था लागू करते हैं। फिर उसके बाद और कई क्षेत्र को इन लोगों ने जीत लिया, फिर वहाँ पर ये लोग रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू करते हैं। तो इसी तरह से तीनों व्यवस्था को हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में, पार्ट 2 में आप लोगों को मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, और हमारे चैनल से जुड़े रहे दोस्तों। आपको कम समय में ज़्यादा जानकारी मिलेगी दोस्तों, सटीक जानकारी मिलेगी। आप हमारे चीज़ों को सुन करके एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, ये 100% है दोस्तों। आप दूसरे चैनल में जाइएगा, आप लिख नहीं पाइएगा, हम आपको बता देते हैं। और मेरा नोट्स आप यहाँ से कलेक्ट कीजिएगा, तो आप इसको पढ़ने के बाद आपके पास कॉपी में जो नोट डाउन करते हैं, तो आप इसको तैयार करके अच्छा खासा क्वेश्चन आंसर आप तैयार कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इस्तमरारी बंदोबस्त से आप क्या समझते हैं। अगर इसी तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ दिया एग्जाम में, तो आप इस पॉइंट को लेकर के भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आप अच्छा खासा तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।